आज दोस्तों यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करते हैं। तो जैसे हमने देखा था न्यूटन साहब ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे अपनी स्टडी बनाई और इसको फर्दर इन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में तब्दील किया। तो सबसे पहले जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसका कंसेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले क्या डेफिनेशन है? एवरीबॉडी इन दिस यूनिवर्स, मतलब यहां पर सबसे पहले बात हो रही है यूनिवर्स की, इस ब्रह्मांड में, मतलब पूरे यूनिवर्स में, जिसमें हम सन मून अर्थ सबको ले लीजिए आप, ठीक है। गैलेक्सी, मेट्रॉइड्स, जितने भी यूनिवर्स में कंपोनेंट आते हैं, जितने भी यूनिवर्स में हेवनली बॉडीज हैं, उन सबको ले लीजिए। उन पर ये लॉ लग रहा है, तभी लॉ बोला गया है, ठीक है। उन पर ये लॉ लग रहा है, ठीक है जी। अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद द फोर्स, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यूनिवर्सल में जितनी भी बॉडीज हैं, एवरी बॉडी की बात करी गई है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। किससे? विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस है, ये एक बात हो जाती है। इसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां से शुरू करते हैं। देखिए, फोर्स अगर मैं बनाऊं F, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह रहा है? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। सबसे पहले बॉडी बना लेते हैं। ये देखिए, दो बॉडी मैंने इस तरह से बना ली। ये बॉडी आपकी ए थी, ए बॉडी ये थी, बी बॉडी ये थी, ठीक है। इन दोनों में आपस में क्या लग रही है? एक, देखिए, इन दोनों में आपस में ना एक फोर्स लग रही है। इन दोनों के सेंटर को मिला दी, ये दोनों में आपस में एक फोर्स लग रही है। इसको F बोल दिया मैंने, ठीक है। यहां पर इसका मास m1 था, इसका मास m2 था, और इनके जो बीच का सेंटर था उसका डिस्टेंस क्या है? उसको r बोल देते हैं, ठीक है ना। सो जो फोर्स लग रही है, जिसने यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की बात करी, टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, मतलब m1 जो मास बॉडी 1 A का है m1, और मास बॉडी 2 का, और जो मास बॉडी B का है m2। पहली स्टेटमेंट ये हो गई, ठीक है साहब। आगे चलते हैं डेफिनेशन पे। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये कहता है जो फोर्स है, सेम फोर्स है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के डिस्टेंस की जब बात कर रहा है वो है r, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग विद द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू बॉडीज। और डायरेक्शन क्या कहता है? क्या होगी फोर्स की डायरेक्शन? जो दोनों बॉडीज के सेंटर को मिलाएगी उसको हम फोर्स की डायरेक्शन बोलेंगे। तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो ऊपर डेफिनेशन में लिखी है, स्टेटमेंट नंबर 2 से ये चीजें निकल के आती हैं। और यहां पर ये जो फोर्स है ये क्या है? ये आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो दो बॉडीज के बीच में लग रही है। अभी मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा हूं, फिर आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर लेकर जाऊंगा। तो न्यूटन साहब ने ये स्टडी बनाई, इस तरह से किया। अब इन्होंने कहा जी साहब, आप इसको अगर 1 और 2 बोल रहे हैं तो इन 1 और 2 को कंबाइन कर दीजिए। ठीक है जी, मैं कर देता हूं कंबाइन। आइए दोस्तों, इसी कंसेप्ट को कंबाइन करके अगर हमने देखा तो इक्वेशन कैसे बनी? कंबाइन 1 एंड 2। तो कैसे कंबाइन होके आएंगी ये? देखिए, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? इस प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। और जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खुलेगा तो आपको यहाँ ग्रेविटेशन कांस्टेंट g मिल जाएगा, यहाँ m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर ये मिल जाएगा। इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पर ब्लॉक कर देते हैं। यहाँ पर जो g आता है, जो कांस्टेंट निकल के आता है, यही है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यही निकल के आता है। तो इसी को हम यूनिवर्सल का नाम इसलिए देते हैं कि अगर आप यूनिवर्स में देखेंगे, अगर आप पूरे ब्रह्मांड में देखेंगे तो आपको यहाँ पर डिफरेंट बॉडीज दिखेंगे। अर्थ दिखेगा, सन दिखेगा, मून दिखेगा, और प्लैनेट्स दिखेंगे, गैलेक्सीज दिखेंगे, मेट्रॉइड्स दिखेंगे, काफी सारी चीजें आपको यहाँ ऑब्जर्व होंगी। ये जो लॉ है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, ये इन पर भी, इस पूरे यूनिवर्स पे, ये यूनिवर्स है, इस पर भी ये लगेगा, ठीक है ना। सो तभी इस कंसेप्ट का नाम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोला गया है, ठीक है। इसी कंसेप्ट को अगर हम समझें, अब हम थोड़ी जी की स्टडी कर लेते हैं। जी बेसिकली क्या है, कैसे काम करता है ये? देखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हो रही थी, अब यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो कांस्टेंट है जी, इसकी स्टडी ले लेते हैं। इसकी सबसे पहले यूनिट देख लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप जी की वैल्यू निकालेंगे ऊपर वाली इक्वेशन से, आपको क्या मिलने वाली है? जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर m1 इंटू एन
m2 इस तरह से आ जाएगा, एंड इज इक्वल टू फोर्स को आप न्यूटन में मेजर करिए, जो डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट है उसको मीटर स्क्वायर में मेजर करिए, और यहाँ पर किलोग्राम का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या बनेगा, ये बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम का -2। ये इस तरह से निकल के आता है। सो जी की जो यूनिट है वो क्या है, वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम का -2। इस तरह से जी की यहाँ यूनिट निकल कर आती है, ठीक है ना। यहाँ बोल दीजिए हमने जी की यूनिट भी निकाल ली साहब। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, जी की अब हम वैल्यू पर चलते हैं। सो वैल्यू कैसे निकालेंगे जी की, इसको समझते हैं, ठीक है ना। वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है और जी को इधर करके ना यहाँ पर फोर्स आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू n2 इस तरह से लिख देंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, साइंटिस्ट लोगों ने कहा जी, उन्होंने क्लोज चैम्बर में 2 गोल्डन बॉल्स रखी और उन दोनों गोल्डन बॉल्स को मास 1 मास 2 बोला, और बोला जी आपका मास 1 जो है ना वो 1 किलो का है, मास 2 भी आपका 1 किलो का है, दोनों के मासेस 1-1 किलो के हैं, और उनके जो बीच का डिस्टेंस है गोल्डन बॉल्स का वो उन्होंने बोला जी क्या है साहब, आप 1 मीटर रख दो। तो सारी यूनिट को जब उन्होंने 1-1-1 कर दिया तो यहां पर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो फोर्स है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी के बराबर आ गया, ठीक है। तो साइंटिफिकली जब इन्होंने इसको देखा, फिर इन्होंने मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाया, वो भी मैं आपको आगे जाके पूरा बताऊंगा किस तरह से हम करेंगे। इस यहाँ पर इस कंसेप्ट में इन्होंने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया, ये कितना हो गया, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू उन्होंने निकाली 6.7 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम का -2, ठीक है। बट अब आप ऑब्जर्व करिए, इस वैल्यू पर ध्यान दीजिए साहब, ये क्या है, माइनस में है, -11 है, बहुत ही वेरी स्मॉल वैल्यू है, बहुत ही छोटी वैल्यू है। ये जो वैल्यू इतनी स्मॉल है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना बिटवीन द टू बॉडीज, अगर 1-1 किलो के मास लिए और उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर कर दिया, वो क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी वेरी वीक, बहुत ही नाजुक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा साहब, ये हो जाएगा। सो इस तरह से हम जी की वैल्यू की अंडरस्टैंडिंग भी ले सकते हैं, ठीक है। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों, ऐसा क्यों है, डेफिनेशन पर आ जाइए। ये एफ था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहां पर देखिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू बॉडीज। तो फोर्स क्या है, इसकी डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन है, जो कि लाइन ज्वाइन करती है दोनों बॉडीज के सेंटर को मिला के। सो इस तरह से हम इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। सो बहुत ही छोटी वैल्यू होने के हिसाब से ये कंसेप्ट थोड़ा सा इस तरीके से चलता है। सो यूनिट में ही अगर हम आए यहाँ पर, अब हम इसकी एसआई यूनिट भी देख लेते हैं एक बारी। एसआई यूनिट क्या होगी, देखिए जब आप फोर्स की बात कर रहे हैं, फोर्स को न्यूटन में हमने मापा है, न्यूटन एन में मापा है। सो न्यूटन की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर सेकंड का -2, ठीक है ना, ये होती है। अब यही चीज यहाँ इस वाले फॉर्मूला में रख दीजिए, ये जी में, तो क्या आ जाएगी जी की वैल्यू, जी की वैल्यू आपकी आने वाली है, फिर फोर्स क्या है, किलोग्राम मीटर सेकंड का -2 इंटू आर स्क्वायर क्या है, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम इंटू किलोग्राम, ठीक है। यहां से देखिए किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा और ये बनने वाला है आपका जी बन जाएगा अब मीटर का क्यूब, किलोग्राम का -1 और सेकंड का -2। इस तरह से हम इसको यहां पर लिख सकते हैं। सो जी की वैल्यू आपको यहां पर एसआई फॉर्मेट, एसआई यूनिट बोलते हैं इसको, जी की एसआई यूनिट भी आ गई, मीटर क्यूब किलोग्राम -1 सेकंड -2, ठीक है ना। सो इस तरह से हम जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इस तरह से जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसमें जो कांस्टेंट हमें मिला जी, उस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की हम वैल्यू और यूनिट्स निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम समझते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द बॉडीज। जो हमने फोर्स अंडरस्टैंड करी थी पीछे, एफ जो थी, ये क्या है, मतलब कि इसकी वैल्यू एग्जैक्टली क्या है अगर हम एक दो बहुत ही छोटी बॉडी लेते हैं या फिर हम
बड़ी बॉडीज लेते हैं, मतलब बिग साइज की बॉडी और स्मॉल साइज में देखते हैं ये वैल्यू किस तरह निकल के आती है। तो ये दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट ऑफ स्मॉल साइज एंड बिग साइज, इसको समझते हैं। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा है। तो हम पहले वाले केस में स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, दूसरे वाले केस में बिग साइज ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं स्मॉल साइज में क्या करेंगे ना, एक तो हम ऑब्जेक्ट ले लेंगे अर्थ, ठीक है ना भाई, ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ तो आपको दोनों ही केस में लेना पड़ेगा। एक तो एग्जाम्पल ले लेते हैं अर्थ, यहां पर भी अर्थ रख लीजिए, ठीक है। और स्मॉल साइज वाले केस में क्या करते हैं, एक स्टोन ले लेते हैं। भाई मान लेते हैं आपने अर्थ के आप ऊपर खड़े हो, आपने स्टोन ऊपर उछाला, कुछ ऐसा एग्जांपल यहां ले लेंगे स्मॉल साइज वाले केस में। बिग साइज वाले केस में क्या करेंगे, जैसे हमने बोला यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है, तो यहां पर यूनिवर्स का कोई और प्लैनेट हम ले लेते हैं, मून ले लेते हैं साहब। सो अर्थ स्टोन ले लिया हमने स्मॉल में, बिग साइज में अर्थ और मून को ले लिया। अब आइए समझते हैं किस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे इस कॉम्बिनेशन में, आइए देखते हैं। तो पहला एग्जांपल हमारा था अर्थ और स्टोन का। अर्थ और स्टोन का कैसे करेंगे इसको समझते हैं, डायग्राम देखते हैं। अच्छा साहब स्टोन ले लीजिए, स्टोन यहां आपने अर्थ के बिल्कुल ऊपर बना दिया, ठीक है। सो एक बॉडी तो हो गई आपकी अर्थ, दूसरी बॉडी हो गई आपकी स्टोन, ठीक है। जस्ट देखिए अर्थ के मैंने थोड़ा सा ही ऊपर बनाया है, मतलब लग रहा है कि जस्ट अर्थ के ऊपर ही थोड़ा उछाला है, ठीक है ना, थोड़ा बड़ा करके स्टोन बनाया जिससे दिख जाए आपको, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, मास ऑफ अर्थ ले लीजिए, क्या होगा मास ऑफ अर्थ, इसको m1 बोल दीजिए, ये होता है 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम। और स्टोन का मास ले लीजिए, इसको m2 बोल दीजिए, ये m2 बॉडी है, इसका मास है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का स्टोन ले लीजिए। अच्छा अब r देखिए क्या होता है, r होता है जो सेंटर ऑफ स्टोन है और जो अर्थ का सेंटर है इसके बीच का डिस्टेंस, ये r है आपका। बट ये r होगा क्या एक्चुअली, अगर आप देखें तो r की अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होगी ना वो रेडियस ऑफ अर्थ ही होने वाला है, क्योंकि आप स्टोन को बहुत ऊंचा तो फेंकेंगे नहीं, ऐसे हजारों लाखों किलोमीटर तक तो नहीं फेंका ना आपने थोड़ा ही ऊपर फेंका, तो अप्रोक्सीमेटली वो रेडियस ऑफ अर्थ ही होगा। तो अर्थ का रेडियस होता कितना है, अर्थ का रेडियस होता है 6.4 इंटू 10 की पावर 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर्स, अप्रोक्सीमेटली इतनी वैल्यू हो गई इसकी, ठीक है। सो अब यहां पर क्या है, ये क्या है आपका, ये आर आ गया आपका, ठीक है साहब। तो जैसे स्टोन इसके ऊपर यहां पर उछला तो स्टोन में क्या हुई, स्टोन में नीचे की डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगने लगी। सो अर्थ एंड स्टोन में हमने यहां पर स्टोन को जो है ना वो एक बहुत ही स्मॉल बॉडी लेके चले हैं, स्मॉल बॉडी के एग्जांपल में है। तो एक जो बड़ी बॉडी थी अर्थ हो गई और जो स्मॉल बॉडी थी वो स्टोन हो गई, इसके एग्जांपल में लेके चले हैं। आपने एक स्टोन को जस्ट थोड़ा आसमान में उछाला, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स F लगने लगी। तो अब यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन देखते हैं और देखते हैं कि F की वैल्यू यहाँ पर कितनी आती है, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए यहाँ पर फोर्स की वैल्यू आने वाली है आपकी, जैसे हमने फॉर्मूला लिखा है G m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। सो G का फंडामेंटल जो हमारे पास वैल्यू आती है वो है 6.7 इंटू 10 की पावर -11। मास 1 कितना है, अर्थ का मास है 6 इंटू 10 की पावर 24 और मास ऑफ आपका स्टोन है 1 किलोग्राम, ठीक है। इसको डिवाइड कर दीजिए किससे, r स्क्वायर, r कितना है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 का ये हो गया स्क्वायर साहब आपका, ठीक है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आने वाला है देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ से 6.7 इंटू 6 करेंगे तो आपको मिलेगा 40.2 इंटू 10 की पावर 13 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6.4 क्या है 40.9 इंटू 10 की पावर ये आ जाएगा 12। इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आने वाला आपका 0.982 इंटू 10 और ये आएगा आपका 9.8 न्यूटन। इतनी फोर्स लगेगी स्टोन पे, इसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन स्टोन। जैसे स्टोन ऊपर उछला, स्टोन का ग्राम कितना था वेट, अगर 1 किलोग्राम का स्टोन आप ऊपर उछालते हो अर्थ पे, उतनी उस पर इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, ठीक है ना। ये एक आप स्टैंडर्ड वैल्यू भी ले सकते हो, स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब 1 किलोग्राम मास पर कितनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी वो बता सकते हो। सो इतनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का भी हमने नाम दिया था, कंसेप्ट समझाया था आपको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना साहब, वही बताया था हमने। तो इतनी फोर्स इस पे लगने वाली है। तो जब स्मॉल ऑब्जेक्ट होगा, तो मैंने स्टोन का केस लिया अर्थ एंड स्टोन में, सो इतनी फोर्स 9.6 न्यूटन आपके सामने निकल कर आ जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट को अब हम बिग बॉडीज के साथ ट्राई करेंगे।
बिग साइज के साथ ट्राई करेंगे। यहाँ पर अर्थ और मून का एग्जाम्पल लेके चलेंगे। देखिए अर्थ एंड मून के एग्जाम्पल में क्या है, देखिए दो हेवनली बॉडीज हैं अर्थ एंड मून, आपस में एक जो मून है अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है और उससे बिल्कुल भी हटता नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर भी कोई इसको एक फोर्स लग रही है, ठीक है ना साहब, कि यहाँ पर भी इन दोनों में यहाँ पर एक फोर्स लग रही है, मून इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर बॉडी 1 जो है मास 1 इसका है, ये है अर्थ है, और बॉडी 2 जो मास 2 है ये मून है साहब। बहुत सही बात है। सो मास 1 कितना होगा, 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम, और मास 2 कितना होगा, मास होगा आपका 7.4 इंटू 10 की पावर 22 किलोग्राम। इतना मास होगा इसका यहाँ पर मून का, इतना होगा अर्थ का। दोनों बॉडीज मैंने बना दी। अच्छा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, मतलब अर्थ का जो सेंटर है वहां से लेके आपने नापा जी मून के सेंटर तक, ये कितना लंबा डिस्टेंस है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, ये होता है आपका यहाँ पर आर की वैल्यू लिख दीजिए 3.84 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर। सो आर मिल गया, m1 m2 मिल गया, जी तो आपको पता ही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लीजिए। सो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आप लगा दीजिए, यहाँ पर जी हो जाएगा m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सो फोर्स क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू जी की वैल्यू रख दीजिए, जी की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है 6.7 इंटू 10 की पावर -11। यहाँ पर मास 1 रख दीजिए, 1 मास क्या है, अर्थ है, 6 इंटू 10 की पावर 24। मून का मास कितना है 7.4, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है दोस्तों, है ना, 22 किलोग्राम, डिवाइड बाई आर स्क्वायर कितना है 3.84 इंटू 10 की पावर 5, इसका यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करके देखिए आप कैलकुलेटर से, तो आपको यहाँ पर ये मिलने वाला है 297.48 इंटू 10 की पावर 35 डिवाइडेड बाई 14.74 इंटू 10 की पावर 16। कैलकुलेट करेंगे इसको तो ये निकल जाएगा 20.18 इंटू 10 की पावर 19, और आएगा ये 2 इंटू 10 की पावर 20 न्यूटन्स। तो इतनी न्यूटन की फोर्स लग रही है साहब, इतनी न्यूटन की फोर्स लग रही है अर्थ और मून के बीच में। कितनी बड़ी फोर्स है, देखिए पीछे जो मैंने निकाली थी 9.6 न्यूटन, वो भी काफी बड़ी थी, और ये तो बहुत ही बड़ी फोर्स है, वेरी वेरी बिग फोर्स, बहुत ही बड़ी फोर्स है, और बहुत ही सो मून ऑलवेज अट्रैक्ट टूवर्ड्स अर्थ। सो मून इसीलिए अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता हुआ हमें दिखता है। सो अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट बड़ा ही सिंपल है, आपको वैल्यूज रखनी है और इनकी स्टैंडर्ड वैल्यूज, मास पता चल गया, इनके दोनों के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो पता चल गया, आपको इतनी बड़ी फोर्स जानने मिली। सो अगर बड़ी बॉडीज होती हैं उनमें देखिए कितनी बड़ी फोर्स होती है, 2 इंटू 10 की पावर 20। इसका मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स की मैं बात कर रहा था। ग्रेविटेशनल फोर्स को मैंने एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट का नाम दिया था। मैंने बोला था जी ग्रेविटेशनल फोर्स तो पूरे यूनिवर्स में लगता है, ये ऐसा फोर्स है जो स्टैंडर्ड हर जगह यूनिवर्स में। तो सबसे बड़ा यूनिवर्स का जो मालिक होता है वो होता है सूरज, सन। सन जो होता है सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, सब बॉडीज सन की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा मास है। तो इसका मतलब ये क्या है, सबसे बड़ी क्या कर रही है, फोर्स इस पे लग रही है। किसके ऊपर? सन जो है वो सबसे बड़ी फोर्स लगाता है सभी प्लैनेट्स पे। अच्छा, प्लैनेट्स भी आपस में लगाते हैं, तो इसीलिए देखिए सन से देखिए सारे के सारे प्लैनेट कैसे अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना, अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जितनी इनके अंदर अट्रैक्शन है उतनी ही देखिए दूरी पर ये घूमते रहते हैं और ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। यहां पर देखिए अर्थ है, अर्थ और मून के बीच में देखिए क्या है, ये भी मून भी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। क्यों? क्योंकि ये भी दोनों हेवनली बॉडीज हैं, ये भी दोनों अपने आप में प्लैनेट हैं। सो इसका मतलब इसी कंसेप्ट से हम समझ सकते हैं, ये मैंने किसका डायग्राम बनाया है, यूनिवर्स का। यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट, गैलेक्सी, सैटेलाइट, मेट्रॉइड, जितनी भी हेवनली बॉडीज हैं, इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को फॉलो करती हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को परफेक्टली फॉलो करती हैं, ठीक है ना। ये एक बेसिक सा कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा था ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन स्मॉल साइज एंड बिग साइज, वो हम यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं। स्मॉल साइज में हमने स्टोन से एग्जांपल लिया, प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया जो हम अर्थ पर देख सकते हैं, और बिग साइज में हमने यूनिवर्स में मून और अर्थ का एग्जांपल लिया। तो यहाँ पर हमने अल्टीमेटली कंक्लूजन ये निकाला कि जो अट्रैक्शन है
जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो पूरे यूनिवर्स में सभी हेवनली बॉडीज पे लगता है। इस तरह से हम इस कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। आइए आगे चलते हैं।